लास्ट क्लास में हम लोगों ने मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास स्टार्ट किया था और उसमें वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे किसी सिस्टम का वो देखा था। फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, वो फॉर्मूला डायरेक्ट फॉर्मूला है, डायरेक्ट वेक्टर फॉर्म में उसको यूज कर सकते हैं। और फिर कुछ स्पेशल केस, तो स्पेशल केस के ऊपर तो हमने कुछ भी डिस्कशन नहीं किया था। अभी फिलहाल वीसीएम और एसीएम के एग्जांपल्स किए थे, तो ये एक एग्जांपल था जिसमें हमको एक्सीलरेशन निकालना था। तो सिंपली ये बताओ कि जैसे ये 2 kg है, तो ये 2 kg ब्लॉक कितने एक्सीलरेशन से नीचे की तरफ आ रहा होगा, तो क्या ये जी साइन 30 से आ रहा होगा नीचे। इसी तरह ये जो 3 kg ब्लॉक है, ये कितने एक्सीलरेशन से नीचे आ रहा होगा, तो ये जी साइन 60 से नीचे आ रहा होगा। लेकिन ऐसे ध्यान से देखो, इन दोनों एक्सीलरेशन को हमें वेक्टर फॉर्म में बदलना पड़ेगा, क्योंकि फॉर्मूले में तो वेक्टर में ही जाएगा ना। तो अगर वेक्टर में लिखोगे तो जी साइन 30 का वैल्यू है 5 और जी साइन 60 का वैल्यू है 5√3। तो देखना ध्यान से, इस 5 को हम लोग लिखेंगे -5 cos 30 आई कैप और -5 sin 30 जे कैप। ये एक्सीलरेशन ए का बनेगा वेक्टर फॉर्म में। इसी तरह से एक्सीलरेशन ऑफ बी वेक्टर फॉर्म में क्या बनेगा, तो ये बनेगा 5√3 cos 30 आई कैप -5√3 cos 30 नहीं सॉरी cos 60 5√3 sin 60 जे कैप। तो ये दोनों इन दोनों के एक्सीलरेशन आए। और फिर अगर हमें एसीएम लिखना है तो एसीएम का मतलब है m1a1 प्लस m2a2 अपॉन m1 प्लस m2। देखो m1a1 प्लस m2a2 अपॉन m1 प्लस m2, तो ये वैल्यू रखनी है यहाँ पे। तो तुम्हें 2 टाइम्स ए रखनी है प्लस 3 टाइम्स ए बी रखनी है अपॉन 5 करना है। कर सकते हो सॉल्व, बताइए क्लियर है या नहीं क्वेश्चन। ये कोई मिस्टेक अगर हो रही थी तो क्लियर है अभी क्या मिस्टेक हो रही थी। सर इसका मतलब यही बस एक वे है करने का। हाँ, और मतलब या तो हमें फोर्स, देखो एसीएम निकालने के दो तरीके हैं। एसीएम निकालने की दो तरीके हैं, या तो हम उसमें a1 a2 वेक्टर फॉर्म में निकालें और m1 a1 प्लस m2 a2 अपॉन m1 प्लस m2 में डाल दें। ध्यान बस ये रखना है कि यहाँ a1 a2 वेक्टर में ही जाएंगे, बस ये गड़बड़ नहीं हो। तो वेक्टर में जाने के लिए हमने दोनों को आई कैप जे कैप में ले लिया है। और दूसरा तरीका एसीएम निकालने का है कि अगर हमें कभी सिस्टम के ऊपर फोर्सेस पता हो तो हम टोटल फोर्सेस अपॉन टोटल मास भी कर सकते हैं। बट यहाँ पे फोर्सेस तो मालूम नहीं है, मतलब mg मालूम है यहाँ पे दोनों के ऊपर, बट दोनों का नॉर्मल नहीं मालूम ना, नॉर्मल कितना लगेगा। अगर नॉर्मल पता होता तो हम सारे फोर्सेस ऐड करके अपॉन टोटल मास भी कर सकते थे। ठीक है, बोलिए। यस सर। तो इसको करके देखना, आंसर जो इसका आता है जो मेरे पास है वो है √3 g/2, या इसको g की वैल्यू रख दें, तो g की वैल्यू रख देंगे तो ये आएगा √3/2 आई कैप। ठीक है ना, बनेगा। और माइनस में आएगा 11/2 जे कैप। जे कैप, ठीक है ना। तो अगर हम एसीएम का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो एसीएम का मैग्नीट्यूड निकालने का मतलब है √AX² प्लस AY²। तो ये वैल्यू हो जाएगी √31 आएगी। क्लियर है क्वेश्चन, पहले बताओ। सर हाँ बोलिए।
सर ये क्वेश्चन क्लियर है सर। जो आपने ऊपर दो कंडीशन बताई थी उसमें एक कंडीशन में थोड़ा सा डाउट है, कुछ पूछना है सर। हाँ बताइए। सर सर जब वीसीएम नॉन वेरिएबल रहेगा, मतलब नॉन जीरो रहेगा, सॉरी सर, हाँ, तो इस कंडीशन में सर जो सेंटर ऑफ मास होगा उसकी क्या कंडीशन होगी? पहले वाले में तो रेस्ट में हो जाएगा। दूसरे वाले में वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है। वीसीएम का मतलब क्या है? ये वीसीएम किसकी वेलोसिटी है? सेंटर ऑफ मास की सर। और वीसीएम ठीक है। इक्वल टू कांस्टेंट का मतलब क्या होगा? हाँ सर ठीक है। ठीक है। तो अब देखो, अब हमें इसी स्पेशल केस के ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स करने हैं, और इसमें हम लोग पहले ये पहला वाला सेक्शन करते हैं, ठीक है ना। कुछ प्रॉब्लम ये पहले वाले सेक्शन की करते हैं, और फिर बाकी बचे हुए, मतलब समझ लो पूरा चैप्टर ही इसी पे बेस्ड है। पूरे चैप्टर में इसी की प्रॉब्लम्स हैं। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के एप्लीकेशंस आएंगे या ये वाले एप्लीकेशंस आएंगे। तो पहले हम ये वाला स्टार्ट करते हैं फर्स्ट केस में। ये कब वैलिड है ये जरा ध्यान से देख लेना। अगर सिस्टम के ऊपर नेट फोर्स जीरो है, तो नेट फोर्स जीरो का मतलब है कि एक्सीलरेशन जीरो होगा। एक्सीलरेशन जीरो का मतलब है कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट है। अब देखो, अब वो वैल्यू कांस्टेंट है, वो जीरो है कि नॉन जीरो है, तो वो पता चलेगा इनिशियली कैसी है। अगर इनिशियली वीसीएम जीरो है और वीसीएम कांस्टेंट रहेगा, तो इसका मतलब है कि वीसीएम हमेशा ही जीरो रहेगा। और अगर इनिशियली वीसीएम नॉन जीरो है और वीसीएम कांस्टेंट है, तो इसका मतलब है कि वो नॉन जीरो मेंटेन रहेगा। मतलब सेंटर ऑफ मास इनिशियली रेस्ट पे है तो हमेशा रेस्ट पे रहेगा, और अगर सेंटर ऑफ मास इनिशियली कांस्टेंट वेलोसिटी से मूविंग है, मतलब इनिशियली मूविंग है, तो वो उसी कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे मूविंग होगा। जब सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे होगा, तो उसके लिए हम लोग बोलते हैं कि सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, लेकिन इंडिविजुअल पार्टिकल्स का डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। ठीक है। तो देखो कैसे हो सकता है, क्या एग्जांपल बनेगा इसमें। देखते हैं, क्वेश्चन ले रहे हैं। मान लेते हैं कि एक पूल है, मान लेते हैं स्विमिंग पूल ही है, और उसमें जो वाटर है वो स्टिल है। ठीक है। और उसके ऊपर एक राफ्ट पड़ा हुआ है, वुडन राफ्ट, और उस वुडन राफ्ट का मास दिया हुआ है सपोज 10 kg। और ये जो वुडन राफ्ट है, ये पूल के एंड पॉइंट से इनिशियली सपोज ये यहां से 10 मीटर डिस्टेंस पे है, रेस्ट पे है, और इस वुडन राफ्ट के ऊपर एक छोटा सा टॉमी है 2 kg मास का, उसके रियर एंड बी पे। ठीक है, बताओ सिचुएशन क्लियर है? पहले बताओ सिचुएशन क्लियर है। और सब कुछ रेस्ट पे है, मतलब वाटर भी रेस्ट पे है, और ये टॉमी प्लस वुडन राफ्ट ये भी रेस्ट पे है। क्वेश्चन इसमें इस तरह से पूछा जाता है, हमें निकालना है फाइंड डिस्टेंस ऑफ डॉग फ्रॉम the shore of pool if it walks to the front end A। मतलब क्या हुआ इसका, बताएगा कोई? क्या हो रहा है इस क्वेश्चन में? सर जब टॉमी या सर जो बी पॉइंट पे है वो जब ए की तरफ जाएगा, तो सर जो नीचे वाला ब्लॉक है वो सर राइट की तरफ डिस्प्लेस होगा। पीछे की तरफ जाएगा, तो क्यों जाएगा पीछे की तरफ, एक्सप्लेन कर सकते हो? क्योंकि जो हैवियर जो बी है उसका भी कोई मास होगा, तो वो मास अपना शिफ्ट कर रहा है। नहीं 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 नहीं, मुझे फोर्सेस के टर्म में क्योंकि चाहिए। सर एक्सटर्नल फोर्स लगने के लिए कोई, और सेंटर ऑफ मास पहले से ही रेस्ट पे है तो बाद में भी रेस्ट पे रहेगा, इस वजह से। देखो तुम ये सब बातें तो तुम तब बोल रहे हो ना, क्योंकि मैं जस्ट ऊपर मैंने थ्योरी पढ़ाई है, मैं फोर्सेस की बात कर रहा हूँ। कौन सा फोर्स है जिसकी वजह से 10 kg पीछे जाएगा? फ्रिक्शन फोर्स है, होगा। सर देखो कोई भी नतीजे पे पहुंचने से पहले
हमें एफबीडी एनालाइज जरूर करनी है कि कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। तो देखो इस सिस्टम के ऊपर वर्टिकल में कौन कौन से फोर्सेस लगते हैं, पहले ये डिस्कस कर लेते हैं। तो वर्टिकल में तुम देखोगे टॉमी के ऊपर नॉर्मल लग रहा होगा, फिर नॉर्मल टॉमी का प्लैंक के ऊपर लग रहा होगा, प्लैंक का वेट लग रहा है, ठीक है, टॉमी का वेट लग रहा है, और प्लैंक के ऊपर वाटर से लगने वाला बॉइंट फोर्स लग रहा है। लेकिन ये सारे के सारे फोर्सेस तुम देखो तो वर्टिकल डायरेक्शन में है, यानी कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं है जब वो रेस्ट पे है, ठीक है। हाँ, लेकिन जब वो टॉमी चलना शुरू करेगा, ठीक है, तो होगा क्या कि वो चल तो तभी पाएगा ना जब दोनों के बीच में फ्रिक्शन होगा, टॉमी के पैरों और वुडन प्लैंक के बीच में। तो टॉमी जब आगे की तरफ चलेगा तो उस पे स्टैटिक फ्रिक्शन आगे लगेगा, और इस स्टैटिक फ्रिक्शन का जो रिएक्शन होगा वो पीछे लगेगा प्लैंक के ऊपर, क्योंकि ये दोनों फोर्सेस एक्शन रिएक्शन है तो हमेशा इक्वल एंड अपोजिट भी होंगे। तो मान लेते हैं कि टॉमी यहां से स्टार्ट हुआ, ए पॉइंट पे पहुंचा, तो उतनी देर में ये जो प्लैंक है ये भी कुछ आगे पीछे की तरफ डिस्प्लेस हो गया। लेट्स से ये सिचुएशन आ गई, जब टॉमी यहां पहुंचा तो ये प्लैंक का एंड भी थोड़ा पीछे की तरफ शिफ्ट हो गया, दिख रहा है ध्यान से। तो अब हमें पूछा यही गया है कि प्लैंक कितना डिस्प्लेस हुआ है। अगर प्लैंक कितना डिस्प्लेस हुआ हमको मिल जाए तो देखो सबसे पहले तो ये देखो कि क्या इस सिस्टम के ऊपर नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है, वर्टिकल में, हॉरिजॉन्टल में, या दोनों डायरेक्शन में, बताओ क्या कहोगे। और ये बात हमको पता चलेगी एफबीडी बना के। तो सबसे पहले तुमको एफबीडी ही बनानी है, यहां भी सबसे पहले सारे फोर्सेस एनालाइज करने हैं। अब क्योंकि इसके ऊपर जितना आगे इधर की तरफ लग रहा है उतना ही इस पे पीछे लग रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे जब हम पूरे सिस्टम को स्टडी करेंगे। बोलो, तो ऐसे बोल सकते हैं एफ नेट इन एक्स डायरेक्शन ऑन कंप्लीट सिस्टम इज 0, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट ये कि इनिशियली सिस्टम इज एट रेस्ट। ये दो बातें हमें पहले एनालाइज कर लेनी है। अगर ऐसा है तो हम लोग बोलेंगे कि इसका मतलब है कि जो वीसीएम है वो हमेशा 0 रहेगा और ये कांस्टेंट मेंटेन रहेगा। और वीसीएम 0 होने का मतलब है कि सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, तो उसको हम लोग लिखेंगे डेल्टा एक्सीएम 0। जैसे पहले ऊपर लिखा था डेल्टा आर, तो अब कहानी क्योंकि सिर्फ एक्स डायरेक्शन में हो रही है तो हम सिर्फ एक्स डायरेक्शन के हिसाब से डेल्टा एक्सीएम लिख लेंगे, कहानी सिर्फ एक्स डायरेक्शन में चल रही है। और डेल्टा एक्सीएम को हम लोग जब ओपन करेंगे तो इसको ऐसे लिखेंगे m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2, जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे उस सिस्टम में। तो यहाँ पे दो ही है, कौन कौन है यहाँ पे, एक टॉमी है और एक प्लैंक है, ठीक। अब एज्यूम कर लो, एज्यूम क्या करना है, एज्यूम हमको ये करना है कि ये जो प्लैंक है ये अपनी इनिशियल पोजीशन से कितना डिस्प्लेस हुआ। तो एज्यूम कर लेते हैं कि प्लैंक कितना गया इधर की तरफ, देखो ध्यान से, प्लैंक को हमने पीछे की तरफ कितना एज्यूम कर लिया, मान लेते हैं कि प्लैंक राइट साइड में कितना डिस्प्लेस कर रहा है x, तो m1 ले लेते हैं प्लैंक के लिए। तो प्लैंक का मास है 10 kg और प्लैंक का डिस्प्लेसमेंट क्या लिखेंगे, अब ध्यान से देखना, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है तो उसको प्लस माइनस साइन के साथ लिखेंगे। तो प्लस x लिखना चाहिए या माइनस x, क्या भाई, प्लस एक्स क्यों प्लस x लिखेंगे, क्लियर है ना। इसके बाद Yes, टॉमी के ऊपर, अब टॉमी का डिस्प्लेसमेंट हमको लिखना है ग्राउंड से, तो ग्राउंड से बताओ कि कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, वो भी विद साइन। तो उसके लिए हमें ये प्लैंक का लेंथ भी दिया होना चाहिए ना क्वेश्चन में। तो सपोज प्लैंक का लेंथ हमको गिवन है, प्लैंक का लेंथ ले लेते हैं, लेट्स से 5 मीटर। प्लैंक का लेंथ गिवन है क्वेश्चन में 5 मीटर, हाँ बताओ। तो टॉमी का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा ग्राउंड से देखने पे, 5 minus x. ऐसे बोल सकते हैं कि 5 पीछे आया और x आगे गया, ये बताओ। पहले टॉमी को 5 लेफ्ट में ले आओ और फिर उसको x राइट में ले जाओ, इतना क्लियर है, ये बताओ। यस 5 पीछे आया है तो उसको हम लिखेंगे -5, ये समझना ध्यान से। और x राइट में गया है तो उसको लिखेंगे +x, साइन के साथ लिखना जरूरी है। ये क्लियर है लाइन, बताओ। क्योंकि एक बार तुम ये समझ लो सारे क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट यही है, बस हर क्वेश्चन एक ही तरीके से होना है। फिजिक्स की ये खास बात है, अगर एक क्लियर है तो सब क्लियर है।
हाँ बोलिए प्रखर, क्या पूछ रहे हैं? सर फिर से बता दीजिए, नहीं समझ में आया ये वाला। ये वाला x जो एज्यूम किया है ये क्लियर है सबसे? Yes, sir. इसके बाद मैंने ये बोला कि 10 kg का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। अगर राइट साइड में होती है तो हम उसको पॉजिटिव लिखते हैं, अगर लेफ्ट साइड में होती है तो उसको हम लोग नेगेटिव लिखते हैं। नेगेटिव। तो 10 kg के लिए मैंने प्लस x लिखा, इसमें कोई डाउट? नो सर। ठीक है। इसके बाद जो ये 2 kg का ये जो टॉमी है, एक्चुअली देखा जाए तो इसका डिस्प्लेसमेंट ये हुआ है। तो अगर तुम अच्छे से डायग्राम बना सकते हो तो तुम ये डिस्टेंस निकाल लो, कितनी डिस्टेंस है ये। तो ये जो डिस्टेंस आएगी, इस पूरी डिस्टेंस में से x माइनस कर दोगे, ये वाली डिस्टेंस x है, ये पूरी डिस्टेंस कितनी है 5, तो 5 में से x माइनस कर दोगे तो तुम्हें ये वाला डिस्टेंस मिल जाएगा देखा जाए तो ये डिस्टेंस कितना आएगा 5 माइनस एक्स आएगा। तो इसका मतलब है वो 5 माइनस एक्स पीछे आया है। बट ये कि हर बार तुम पूरा डायग्राम ठीक से बना नहीं पाओगे, तो उसके लिए क्या करो, ऐसे समझो कि ये प्लैंक के ऊपर 5 मीटर पीछे आया है। तो 5 मीटर जब ये पीछे आया तो हमने यहां लिख दिया -5, और फिर प्लैंक के साथ साथ x ऊपर के राइट में गया है, तो प्लैंक के साथ साथ x राइट में गया है तो प्लस x कर दिया है। तो अपने आप एडजस्ट हो जाएगा, कोई गड़बड़ होने की संभावना नहीं रहेगी। ठीक है? यस सर। तो यहां से देखो x क्या आता है, x की वैल्यू मिल जाएगी तुम्हें यहां से। कितना आता है 10/12, 5/6 मीटर। तो हमें आंसर बताना था डिस्टेंस ऑफ डॉग फ्रॉम शोर। तो शोर से उसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो शोर से डिस्टेंस उसका होगा 10 + 5/6 यानी कि 65/6 मीटर। तो ये हमारा आंसर हो गया। बताओ ध्यान से, अभी भी क्या कोई डाउट है तो? नेक्स्ट देखो इसी तरह का क्वेश्चन, वो अपने आप एक क्वेश्चन करके देखो तब क्लियर ठीक से होगा। मान लेते हैं स्मूथ सरफेस है और इस स्मूथ सरफेस पे 100 kg और 10 मीटर लेंथ का एक प्लैंक है। ठीक है? और इस प्लैंक के दोनों एंड पे मिस्टर ए एंड मिस्टर बी हैं। मिस्टर ए का मास है 60 kg और मिस्टर बी का मास है 40 kg। ठीक है? क्वेश्चन है फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लैंक if A पार्ट में both A and B come to meet at midpoint of plank, और B पार्ट में if A and B exchange their positions, exchange their positions। करोगे ट्राई? यस। देखो इस केस में भी क्या होगा कि जब ये दोनों चलना शुरू करेंगे तो ये दोनों हो सकता है अलग अलग फ्रिक्शन लगाएं प्लैंक के ऊपर, लेकिन एक बात पक्की है कि अगर हम पूरे सिस्टम को लेके चलेंगे तो नेट फोर्स x डायरेक्शन में इस केस में भी 0 आएगा। जब ये दोनों चल रहे होंगे तो नेट फोर्स x डायरेक्शन में अभी भी 0 आएगा, और सेंटर ऑफ मास इनिशियली एट रेस्ट भी होगा, क्योंकि पहले तो दोनों रेस्ट पे ही थे ना, तो ये दो बातें तो अभी भी होल्ड कर रही हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस केस में भी सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है उसका x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। लेकिन अब ये है कि यहाँ पे 3 ऑब्जेक्ट आ गए, तो कोई बात नहीं, हम ए पार्ट में लिखेंगे m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 प्लस m3 डेल्टा x3 इक्वल टू 0।
अब m1 ले लेते हैं हम लोग प्लैंक को, तो मान लेते हैं कि प्लैंक जो है वो पीछे की तरफ x जाएगा। अब तुम ये बोल सकते हो कि सर हमको आपको कैसे पता है पीछे जाएगा, तो पीछे नहीं जाएगा, तुम कहीं भी एज्यूम कर लो, तुम x आगे की तरफ एज्यूम कर लो, अपने आप वो वैल्यू जो है पॉजिटिव या निगेटिव आएगी। पॉजिटिव आती है तो इसका मतलब जो डायरेक्शन तुमने एज्यूम किया है उसी डायरेक्शन में जा रहा है, और अगर नेगेटिव आती है तो उसका मतलब उसके अपोजिट जाएगा। तो मैंने पीछे की तरफ ले लिया है, ठीक है। अब m1 है मेरा 100 kg, तो जरा ये बताओ 100 kg का डिस्प्लेसमेंट x डायरेक्शन में क्या लिखेंगे? क्या -x लिखेंगे? बोलो, देखते जाओ, बताना जिसमें डाउट हो। इसी 60 kg, अब ये बताओ कि जब ये 60 kg इस प्लैंक के बीच में पहुंचेगा तो इसका मतलब है कि प्लैंक के ऊपर वो 5 मीटर जा रहा है और प्लैंक के साथ साथ x पीछे जा रहा है, तो +5 जा रहा है और -x जा रहा है। और जो 40 kg का मैन है, 40 kg का मैन ध्यान से देखोगे तो 5 पीछे भी आ रहा है और x भी जा रहा है। 5 जा रहा है प्लैंक के ऊपर और x जा रहा है प्लैंक की वजह से, इक्वल टू 0। तो तुम्हें यहां से x की वैल्यू क्या मिल जाती है? क्यों भाई? 1/2 हाफ मीटर। 1/2 मीटर। यस सर। बी पार्ट में भी इसी तरह इक्वेशन बना लो। अब बी पार्ट में ये बताओ कि जब ये अपनी पोजीशन एक्सचेंज कर रहे हैं तो इसका मतलब 60 kg वाला 10 मीटर इधर ट्रेवल कर गया है, तो उसके लिए लिखेंगे +10 -x, और 40 kg वाला जो मैन है वो 10 मीटर पीछे ट्रेवल कर गया है, तो -10 -x, तो यहां से तुम्हें x की वैल्यू 1 मीटर मिल जाएगी। कर लिया सभी ने या नहीं कर पाए सभी लोग अभी? हो गया सर। हो गया था सर। यस सर। समझ के करना, बस एक एक स्टेप क्लियर होना चाहिए। इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स मूव कर रहे हैं बट सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है वो मूव नहीं कर रहा है। क्लियर है? नेक्स्ट दो फिर। देखो मान लेते हैं कि ये एक वेज है, हाइट इसका h है, एंगल ये वाला थीटा है, मास ये कैपिटल M है, ये पॉइंट A है और यहाँ पे ये स्मॉल m मास है, ठीक है, और ये पॉइंट B है। क्वेश्चन है ऑल सरफेसेस आर स्मूथ, ऑल सरफेसेस आर स्मूथ, तो हमें निकालना है फाइंड ए पार्ट में डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेज एंड बी पार्ट में डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम टिल स्मॉल m reaches bottom of the wedge, till small m reaches bottom of the wedge। इसको हमने रेस्ट से रिलीज किया है, ठीक है ना। इनिशियली सिस्टम रेस्ट पे है, ये भी रेस्ट पे है और ये भी रेस्ट पे है, और सरफेसेस सारी स्मूथ है। तो बताओ कि कौन किधर जाएगा? क्या लगता है? क्यों भाई, कौन किधर जाएगा बताओ? वेज पीछे जाएगा सर। वेज क्या पीछे लेफ्ट साइड में जाएगा और जो स्मॉल Yes, sir. की तरफ आएगा? यस सर। ठीक है, करो, ट्राई करो। देखो इसमें, देखो इस क्वेश्चन को भी स्टार्ट करने से पहले मैं कहूंगा सबसे पहले तुम्हें फ्री बॉडी डायग्राम के बारे में स्टडी कर लेना है, ठीक है ना। तो अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं तो देखना ध्यान से, कैपिटल एम के ऊपर कौन कौन से फोर्स हैं। तो कैपिटल एम के ऊपर कैपिटल एम जी इधर की तरफ, अच्छा स्मॉल एम की वजह से इसके ऊपर एक नॉर्मल लगेगा इधर की तरफ, और ग्राउंड से नॉर्मल लगेगा एन जी इधर की तरफ। और स्मॉल एम का अगर हम एफबीडी बनाएं तो स्मॉल एम के एफबीडी में एक नॉर्मल एन इधर की तरफ और एक एम जी उसका नीचे की तरफ। ये बताओ कि जब वो स्लिप हो रहा होगा उस वक्त इनके अलावा और कोई फोर्स तो नहीं लग रहा ना तुम्हें, कि जो लग रहा हो सिस्टम के ऊपर, इन सभी के अलावा? ध्यान से बताओ पहले तो।
इनके अलावा और कोई फोर्स तो नहीं है सिस्टम पे। अब ये बताओ कि जब हम इस सिस्टम का कंबाइंड एफबीडी स्टडी करेंगे, सिस्टम को हम कंबाइंडली स्टडी करेंगे, तो जो ये वाला नॉर्मल इस पे इधर लग रहा है और ये वाला नॉर्मल इस पे इधर लग रहा है, ये तो जाएंगे कट, ठीक है। यानी जो बचेगा वो सिर्फ ये 3 फोर्स बचेंगे, एक नॉर्मल ग्राउंड से ऊपर की तरफ और दोनों के वेट mg नीचे की तरफ। कहने का मतलब ये है कि फॉर कंप्लीट सिस्टम हम फिर से बोल सकते हैं कि x डायरेक्शन में कोई भी नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। ये बताओ क्लियर है? x डायरेक्शन में कोई भी नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि x डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा और हम वही सेम इक्वेशन x डायरेक्शन में अप्लाई कर सकते हैं, यानी स्मॉल m डेल्टा x1 एंड कैपिटल M डेल्टा x2 इक्वल टू 0। अब एज्यूम ये कर लो कि ये जो वेज है ये पीछे की तरफ जा रहा है, कितना डिस्टेंस मान लेते हैं x, ठीक है। अच्छा ये डिस्टेंस निकालो, ये इसका बेस कितना आएगा, तो इसका अगर तुम बेस लेंथ निकालोगे तो ये बेस लेंथ होगा h cot थीटा, ठीक है। तो ये जो स्मॉल m है, ये स्मॉल m आ तो ऐसे रहा है, लेकिन अगर हम बात करें सिर्फ x में कितना गया, तो x में तुम ध्यान से देखो तो आगे गया ये h cot थीटा और वेज के साथ साथ पीछे आया है x, तो इसका डेल्टा x1 लिखेंगे, प्लस का लिखेंगे h cot थीटा और माइनस का लिखेंगे इस पे x, ठीक है। और कैपिटल M तो पीछे ही जा रहा है तो माइनस x इक्वल टू 0। तो तुम्हें यहां से डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेज मिल गया, स्मॉल m h cot थीटा अपॉन m प्लस m। ए पार्ट बताओ, कोई डाउट है या क्लियर है? x डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, ठीक है। हाँ लेकिन अगर तुम देखो y डायरेक्शन में तो फोर्सेस हैं, और कौन कौन से फोर्सेस हैं, तो एक mg इसका और एक नॉर्मल ग्राउंड से। अब हम पहले से नहीं बोल सकते हैं कि जो ग्राउंड से नॉर्मल लग रहा होगा वो दोनों के वेट के बराबर होगा, यानी हम ये नहीं कह सकते हैं कि वर्टिकल में फोर्सेस बैलेंस होंगे, और बल्कि हम ये बात अब बोल सकते हैं कि ग्राउंड से लगने वाला जो नॉर्मल होगा वो m प्लस mg से कम होगा, क्योंकि अगर तुम ध्यान से देखो तो जो ये कैपिटल M है इसका सेंटर सिर्फ x डायरेक्शन में चल रहा है, और ये जो स्मॉल m है ये x डायरेक्शन में भी चल रहा है और ये y में भी चल रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ ना कि ओवरऑल जो इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास है वो हॉरिजॉन्टल में तो मूव नहीं कर रहा है, लेकिन वर्टिकल में वो नीचे आ रहा होगा। नीचे इसलिए आ रहा होगा क्योंकि स्मॉल m नीचे आ रहा है और कैपिटल M ऊपर नहीं जा रहा है। तो अगर सिस्टम का कोई भी पार्टिकल नीचे की तरफ आएगा तो उस सिस्टम का ओवरऑल सेंटर ऑफ मास नीचे की तरफ एक्सीलरेट होगा, नीचे जाएगा। तो हम यहां से लिख सकते हैं कि y डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसको लिखेंगे m1 डेल्टा y1 प्लस m2 डेल्टा y2 अपॉन m1 प्लस m2। ये फॉर्मूला लगा देंगे, m1 यानी स्मॉल m नीचे आ रहा है, y डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट है स्मॉल m का, माइनस h, और कैपिटल M का y डायरेक्शन में कुछ भी डिस्प्लेसमेंट नहीं है, अपॉन m प्लस m। तो यहां से हमें y डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट मिलेगा सेंटर ऑफ मास का माइनस mh अपॉन m प्लस कैपिटल M। तो ये y डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट आ गया, x डायरेक्शन में तो सेंटर ऑफ मास डिस्प्लेस हो ही नहीं रहा है। बोलिए सर एक बार सर वो वाली बात बता दीजिए कि सर जैसे आपने कहा कि नॉर्मल दोनों के वेट के बराबर नहीं होगा। बराबर होगा ये बात हम बोल थोड़े ना सकते हैं, हम तो केवल ये बोल रहे हैं ना mg और mg नीचे लग रहा है और नॉर्मल ग्राउंड से ऊपर लग रहा है, बट वो बराबर होगा ये कैसे बोलोगे? तो ये तब तक नहीं बोल सकते जब तक हमें सिस्टम के सेंटर ऑफ मास के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। हाँ लेकिन ये बात तो पक्की दिख रही है ना कि स्मॉल m नीचे आ रहा है और कैपिटल M ऊपर नहीं जा रहा है, तो इसका मतलब है सिस्टम का सेंटर ऑफ मास नीचे आ रहा है, और सिस्टम का सेंटर ऑफ मास नीचे आ रहा है इसका मतलब है कि डाउनवर्ड फोर्सेस ज्यादा होने चाहिए, ठीक है ना। अब हम ये बात बोल सकते हैं हेंस सेंटर ऑफ मास मूव्स डाउनवर्ड एंड वी कैन से कि जो नॉर्मल होगा ग्राउंड से
वो m प्लस m इंटू जी से छोटा होगा। अब हम ये बात बोल सकते हैं कि नॉर्मल फ्रॉम ग्राउंड जो होगा वो m प्लस एम जी से छोटा होना चाहिए, क्योंकि अगर छोटा नहीं होता तो सेंटर ऑफ मास नीचे नहीं आता सिस्टम का। नीचे आ ही तभी रहा है क्योंकि वो छोटा है। बोलिए, क्लियर है ये बात या नहीं क्लियर है? यस सर। सर हाँ बोलिए। जो आपने लास्ट में सेंटर ऑफ मास का जब डिस्प्लेसमेंट वाई डायरेक्शन निकालने के बाद जो बात आपने कही कि हाँ। ये एन जी लेस देन एम प्लस एम इंटू जी, ये हम स्टार्टिंग से नहीं बोल सकते हैं कि चूंकि सर वेज ऊपर नीचे जा नहीं रहा, लेकिन जो ब्लॉक है वो तो नीचे आ ही रहा है ना सर? अरे हाँ बेटा, वही तो बात है, स्टार्टिंग में बोल दो या लास्ट में बोल दो। ठीक है। कैलकुलेशन करके बोलो, अगर नहीं दिख रहा है और कैलकुलेशन नहीं दिख नहीं रहा है तो पहले कैलकुलेशन कर लो फिर बोलो। दोनों बातें हैं। ठीक है, आगे भी आएंगे फिर इसी तरह की प्रॉब्लम। नेक्स्ट हम पॉइंट में बढ़ते हैं आगे, और नेक्स्ट हेडिंग पड़ेगा एप्लीकेशंस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। एप्लीकेशंस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। और इसमें वैसे तो बहुत सारे एप्लीकेशन हैं, कुछ स्टैंडर्ड वाले जो हैं, जो खास हैं, वो देख लेते हैं तो थोड़ा कॉन्सेप्ट और स्ट्रांग हो जाएगा। अप्लाई करके देख लेते हैं। तो फर्स्ट में हम लोग लिखेंगे, फर्स्ट इज रिलेटेड विथ एक्सप्लोजन ऑफ अ बॉम्ब। एक्सप्लोजन ऑफ अ बॉम्ब, एक्सप्लोजन ऑफ अ बॉम्ब से मतलब मेरा ये है, जैसे मान लो कोई भी एक्सप्लोजिव मटेरियल है, कैपिटल एम मास, और ये इनिशियली रेस्ट पे है, ठीक है, और सडनली ये एक्सप्लोड होता है, सडनली ये एक्सप्लोड होता है सपोज, और सपोज ये अलग अलग पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो गया, M1 आ गया, M2 हो गया, M3 हो गया, ठीक है, और ये पार्टिकल्स जो हैं ये अलग अलग वेलोसिटीज से अलग अलग डायरेक्शन में भाग रहे हैं सपोज। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि इस सिस्टम के पास पहले काइनेटिक एनर्जी नहीं थी और बाद में काइनेटिक एनर्जी आ गई, तो ये एनर्जी कहां से आ गई? केमिकल रिएक्शन से। तो उसके अंदर वो केमिकल एनर्जी है, केमिकल एनर्जी जो कन्वर्ट हो गई किसमें? मैकेनिकल एनर्जी में। क्यों भाई? यस यस सर। उसको बोलते हैं कि इंटरनल एनर्जी कन्वर्ट हो गई है मैकेनिकल एनर्जी में। अब ये बताओ कि ये जो फ्रैगमेंट पहले तो मूविंग नहीं थे, बाद में मूविंग है, तो इसका मतलब है कि इन हर एक फ्रैगमेंट ने क्या आपस में एक दूसरे पे फोर्स लगाया होगा? बोलो। बट हाँ, ये बात पक्की है क्योंकि ये रेस्ट पे रखा हुआ था, तो इन तीनों के ऊपर बाहर से तो कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, बाहर से कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि बाद में ये जिन वेलोसिटीज से जा रहे होंगे, ये वेलोसिटीज इस तरह से होंगी कि सिस्टम का कंजर्वेशन, एंगुलर लीनियर मोमेंटम सिस्टम का कंजर्व होगा, ठीक है ना। हम इसमें बोलेंगे कि एफ नेट जो है, एफ नेट जीरो है। एफ नेट जीरो का मतलब होगा कि जो इसका वीसीएम है वो कांस्टेंट होगा, और वीसीएम कांस्टेंट का मतलब है कि मोमेंटम ऑफ सिस्टम
विल बी कंजर्व। तो एक तो कई बार क्वेश्चन ये बनता है कि हमें V1 V2 पता होगा, V3 निकालना है, तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि M1 V1 प्लस M2 V2 प्लस M3 V3। तो ऐसे बोल सकते हैं कि इन तीनों का सम जो है वो 0 होना चाहिए इस पर्टिकुलर एग्जांपल में, क्योंकि इसका इनिशियल मोमेंटम, सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम क्या था, 0। तो अगर इनिशियल मोमेंटम 0 है तो सिस्टम का फाइनल मोमेंटम भी 0 होना चाहिए। तो एक इक्वेशन तो ये आ जाएगी कि V1 V2 मान लो दिया हुआ है, V3 पूछा हुआ है, तो हम बता सकते हैं कि V3 कहाँ होगा और कितना होगा। और दूसरा हमें ये है, दूसरी चीज तो पूछता है वो ये है, एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग द एक्सप्लोजन। तो एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द एक्सप्लोजन का मतलब होता है काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल तो कुछ है नहीं, सिर्फ फाइनल फाइनल है, तो इसको लिखेंगे हाफ M1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ M2 V2 स्क्वायर प्लस हाफ M3 V3 स्क्वायर। तो ये एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग द एक्सप्लोजन हो गई, -0। क्लियर है, बताओ। ठीक है, देखो इस पे जैसे एग्जांपल देते हैं। सर हाँ एक बोलिए। चीज पूछें सर, जैसे क्योंकि सर एनर्जी उसके मास और वेलोसिटी पर डिपेंड कर रही है, तो सर कभी कभी होता है ना, मतलब जैसे बहुत छोटे बॉम्ब होते हैं लेकिन वो एक्सप्लोड बहुत ज्यादा होते हैं, तो उनका क्या रीजन होता है? मास तो उनमें बहुत कम ही होता है, इसका मतलब उनकी वेलोसिटी बहुत अधिक होती होगी। एनर्जी पे डिपेंड करेगा ना, तो एनर्जी और वेलोसिटी से क्या मतलब है, वेलोसिटी ज्यादा होगी तो एनर्जी ज्यादा है। An explosive material mass 2 kg is kept at rest. It explodes in the ratio 1:1:2. Two unequal masses move away with same speed 10 meter per second along two perpendicular directions। तो हमें निकालना है फाइंड ए पार्ट में स्पीड ऑफ थर्ड फ्रैगमेंट एंड बी पार्ट में एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग एक्सप्लोजन। निकालो इसमें। देखो इसमें इनिशियली ये 2 kg रेस्ट पे है और ये डिवाइड हो रहा है 1:1:2 में। तो 1:1:2 का मतलब ये हुआ कि पार्टिकल 1, पार्टिकल 2 और पार्टिकल 3, तो एक होगा 0.5 kg, एक और होगा 0.5 kg और एक होगा 1 kg। तो 1:1:2 हो गया। इसके बाद कह रहा है कि इसमें से जो दो अनइक्वल हैं वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो मान लेते हैं कि ये इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है और सेम स्पीड से जा रहे हैं। तो ये इधर जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, ये भी इधर जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से। तो हमें इसकी स्पीड निकालनी क्या होनी चाहिए,
तो कन्वेंशन तुम कैसे भी एज्यूम कर लो, आई कैप जे कैप, उस पर डिपेंड नहीं करेगा। तो इसका इनिशियल मोमेंटम, सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम 0 है, फाइनल मोमेंटम अगर लिखेंगे तो ये आएगा -0.5 इंटू 10 आई कैप और -1 इंटू 10 जे कैप एंड +0.5 इंटू वी वेक्टर। इसको इक्वल टू 0 करेंगे तो यहां से वी वेक्टर कितना आ जाएगा, क्या ये 10 आई कैप प्लस 20 जे कैप आ रहा है? तो अगर हमें मॉड निकालना हो इसका तो मॉड कितना हो जाएगा, 10√5। क्यों भाई? यस सर यस सर। ये निकाला ना सभी ने। और एनर्जी, यस सर। एनर्जी रिलीज क्या लिखेंगे? तो एनर्जी रिलीज हो जाएगी हाफ। अब ध्यान से देखो 0.5 और 1 ये दो तो 10 की स्पीड से जा रहे हैं तो इनकी एक साथ लिख दो, और अगला जो बचा हुआ 0.5 है वो 10√5 से जा रहा है। तो सॉल्व किया है, कितना आता है बताओ? 200। 200। 200। क्लियर है सभी को? बताओ, अब बताओ क्या डाउट है, क्या पूछ रहे थे? सर हाँ सर जो आपने 0.5 kg -x डायरेक्शन में लिया है, इसको अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में ले लें तो? कोई भी डायरेक्शन में ले लो, मैंने उसी समय बोल दिया था कि ये कन्वेंशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है ना, ये वैल्यू तो सेम ही आ रही होगी तुम्हारी कि अलग आ रही है? हाँ सर, मैग्नीट्यूड तो सेम ही आ जाएगा। मैग्नीट्यूड सेम आएगा बस। नेक्स्ट देखो, a bomb mass 5 kg is thrown from ground with initial velocity 100 meter per second at an angle 53 degree with horizontal, at an angle 53 degree with horizontal, at the highest point of its trajectory, at the highest point of its trajectory it explodes in the ratio 2:3. The heavier fragment retraces back along its path. तो हमें निकालना है find the position where lighter mass strikes the ground. Lighter mass strikes the ground. देखो इस केस में क्या है कि वो पार्टिकल, उसको हम लोग लेट से पॉइंट O से थ्रो कर रहे हैं विद इनिशियल वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल 53 डिग्री। ठीक है, तो जा रहा है वो हाईएस्ट पॉइंट पे जब वो पहुंच रहा है, ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट पे जब वो पहुंच रहा है तो ये मास दिया हुआ है कितना, 5 kg। तो पहला क्वेश्चन तो ये है कि हाईएस्ट पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी क्या होगी, तो उसकी वेलोसिटी रही होगी 100 cos 53। तो 100 cos 53 कितना आएगा, 80। यस। यहाँ पे ये पार्टिकल स्प्लिट हो रहा है दो पार्ट में, ठीक है ना, दो पार्ट में स्प्लिट हो रहा है का मतलब है कि एक पार्ट हो गया 3 kg और एक पार्ट हो गया 2 kg। अब उस क्वेश्चन में कह रहा है कि जो 3 kg है वो 3 kg वही रास्ता फॉलो करता हुआ इनिशियली आ जा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 3 kg है वो आफ्टर कोलिजन पीछे की तरफ
60 मीटर पर सेकेंड से जा रहा होगा या नहीं, पहले बताओ। अगर रिट्रेस बैक करना है तो रिट्रेस बैक करने के लिए उसकी वेलोसिटी भी पलट जानी चाहिए। तो 3 kg वाला मास कोलिजन के तुरंत बाद क्या पीछे की तरफ 60 मीटर पर सेकेंड से जा रहा होगा? हमें यह पता करना है कि ये जो 2 kg वाला मास है ये कितनी वेलोसिटी से आगे गया। तो उसके लिए हम लोग लगा सकते हैं यूजिंग लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। क्या लिखेंगे? तो इनिशियल मोमेंटम कितना होगा? तो इनिशियल मोमेंटम होगा 5 kg इंटू 60 इज इक्वल टू, बाद में देखो ध्यान से, तो 3 kg वाला पीछे की तरफ आ रहा है -60 से, क्यों? और 2 kg वाला आगे की तरफ जा रहा है। तो 2 kg वाले की वेलोसिटी अगर हम v ले लें तो ये कितना आएगा? v का वैल्यू निकाला किसी ने? क्यों भाई? 210। ये हो गया 300 और 180, 240 आएगा। नहीं है 240? यस सर। ये h निकालो, h कितना होगा? तो h हम लोग निकाल सकते हैं प्रोजेक्टाइल से। तो ये होगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। कितना आएगा ये वैल्यू, h की वैल्यू? h की वैल्यू क्या आएगी? ये हो जाएगी 500 इंटू 16/25। क्यों भाई? 320 आएगी सर। ये आएगी 320 मीटर। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल हो जाएगा और ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल इस तरह से आगे जाएगा। तो अगर हमें ये पता करना है कि इस हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल की क्या रेंज है, तो हमारे पास कोई फॉर्मूला है क्या? v हॉरिजॉन्टल, अंडर रूट 2h बाई g। हाँ, तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल की जो रेंज है वो हो जाएगी v अंडर रूट ऑफ 2h बाई जी। तो देखो v की जगह है 240 और अंडर रूट 2h बाई जी का मतलब हुआ 2 इंटू 320 अपॉन 10। तो ये 64 8 हो जाएगा। 8 होगा तो ये कितना आएगा? 8 इंटू 240। 1920। 1920। तो 1920 तो प्रोजेक्शन वाले पॉइंट से, ठीक है ना? स्टार्टिंग पॉइंट से बताना हो तो स्टार्टिंग पॉइंट से बताना है तो इसमें ये r/2 और ऐड करना पड़ेगा। r कितना होगा? r की वैल्यू होगी u स्क्वायर साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा को लिखेंगे 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये हो जाएगा 2 साइन 53 कॉस 53 अपॉन जी। ये वैल्यू और निकालो कितनी आती है। तो स्टार्टिंग से डिस्टेंस हो जाएगा फ्रॉम प्रोजेक्शन पॉइंट, फ्रॉम प्रोजेक्शन पॉइंट इसका डिस्टेंस हो जाएगा r/2 एंड प्लस 1920। देखो कितना आता है। r/2 480 आएगा। मतलब ये आ रहा है 960। यस यस सर। 480 प्लस 1920। तो टोटल ये 2400 मीटर आंसर आ रहा है। बताओ प्रोसेस क्लियर है या नहीं, बताओ पहले। यस ठीक है, यस सर। तो अब इसका ना एक मेथड और है इसी चीज को करने का। दूसरा मेथड ये है, दूसरा मेथड ये है, और उसमें हम लोग एक पॉइंट भी लिखेंगे जिसको तुम आगे ध्यान भी रखना कि एक्सप्लोजन will not exert any other external force. Hence, path of center of mass
of system will not change due to explosion। मतलब ये हुआ कि एक्सप्लोजन जो हुआ है, एक्सप्लोजन की वजह से कोई एक्सटर्नल फोर्स तो जनरेट हुआ नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ है कि अगर एक्सप्लोजन नहीं होता, समझना ध्यान से, अगर एक्सप्लोजन नहीं होता तो ये सेंटर ऑफ मास जिस पाथ पे जाता पहले बिना एक्सप्लोजन के, सेंटर ऑफ मास अभी भी उसी पाथ पे जाएगा। मतलब ये जो मैंने डॉटेड आगे बढ़ा दिया है, ये हो गया पाथ ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो इसका मतलब है कि फाइनली इस सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है वो यहां रहेगा। बोलो। तो अब ऐसे देखो, फाइनली इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहां है वो हमको पता चल रहा है। देखो, ये हो गया इसका प्रोजेक्शन पॉइंट, ये हो गया इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास, और यहां पे हो गया इसका लाइटर पार्टिकल। अब ध्यान से देखो, हैवियर पार्टिकल यहां है, लाइटर यहां है, सेंटर ऑफ मास यहां है, और ये डिस्टेंस हम लोगों ने निकाली थी, ये डिस्टेंस r के इक्वल थी। r की वैल्यू कितनी निकाली हम लोगों ने? 960 मीटर। तो अगर हमें ये पता करना है कि ये कितना दूर जाके गिरेगा, तो अगर हम इसको x एज्यूम कर लें तो बता सकते हो क्या रिलेशन बना सकते हैं सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन से? कैसे लिख सकते हैं कि m1 x1 इज इक्वल टू m2 x2। अगर हमने x1 x2 सेंटर ऑफ मास से मेजर किए तो ये हो जाएगा 3 इंटू 960 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स। तो x की वैल्यू देखो क्या आएगी, तो x की वैल्यू 1440 मीटर आ जाएगी। यानी कि 2 kg का डिस्टेंस फ्रॉम O कितना होगा, तो O पॉइंट से डिस्टेंस हो जाएगा 960 प्लस 1440, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2400। देखो, मतलब कहने का है कि एक्सप्लोजन की वजह से इंडिविजुअल पार्टिकल का पाथ चेंज हुआ, लेकिन जो सेंटर ऑफ मास का पाथ था वो चेंज नहीं हुआ। तो सेंटर ऑफ मास अभी भी उसी पाथ पे जाएगा। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये पार्टिकल जब बीच में रहे होंगे ना, मतलब जैसे 3 kg यहाँ होगा तो 2 kg यहाँ पे रहा होगा और सेंटर ऑफ मास यहाँ रहा होगा, फिर 3 kg यहाँ रहा होगा, 2 kg यहाँ रहा होगा, सेंटर ऑफ मास यहाँ रहा होगा। मतलब कि सेंटर ऑफ मास का जो पाथ है वो हमेशा इस तरह से है कि वो हर मोमेंट पे सेंटर ऑफ मास है। तो फाइनली भी वो जहां गिर रहे हैं वहां पे वो पॉइंट मैच हो रहा है। सर हेलो, हाँ बोलिए। सर बाकी सब कुछ क्लियर है, बट सर ये आपने जो सेंटर ऑफ मास वाला जो ट्रेजेक्टरी दिखाई है ना सर, ये हाँ? थोड़ी सर क्लियर नहीं, मतलब ऐसा किस कारण हो रहा है? ये कारण मैंने यहाँ लिखा हुआ है, प्लीज रीड इट। मैंने जो बोला है मैंने लिखा भी है, और यही कारण है। अब तुमको इस कारण में डाउट क्या है ये बताओ। एक ही फोर्स लग रहा है mg, और mg की वजह से जैसा पाथ पहले था mg की वजह से वैसे ही पाथ बाद में है। पाथ में चेंज तब तक नहीं होगा जब तक कोई और फोर्स नहीं लगेगा। तो सेंटर ऑफ मास के ऊपर कोई और फोर्स तो लग नहीं रहा है, सेंटर ऑफ मास के ऊपर एक ही फोर्स लग रहा है, विच इज mg। ठीक है। इसमें एक दो क्वेश्चन नोट कर लो, वो करना, फिर इनको मैं नेक्स्ट क्लास में सॉल्व कराऊंगा। फिर ये 2 क्वेश्चन है, इनको आप नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, इनको करके आना फिर नेक्स्ट लेक्चर में। इसी की एप्लीकेशन अभी चलेंगे, सेंटर ऑफ मास एंड कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम।